सवाल पूछूं आपसे, डीवाई चंद्रचूड़ एक रॉक स्टार थे या फिर एक कॉम्प्रोमाइज्ड चीफ जस्टिस? एक आर्टिकल छपा है द इंडियन एक्सप्रेस में, सिर्फ इसी की ही बात करूंगा। जो उसमें लिखा है सहमत है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। और दूसरी बात करूंगा विक्रांत मैसी की। 6 साल बाद माफी मांगी उन्होंने क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है। दोनों विषय पर चर्चा करता हूं, लेकिन शुरुआत करूंगा डीवाई चंद्रचूड़ से। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जब से अपना टेन्योर संभाला है, शुरुआत की है एज अ इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पे किया है। तब से उनके डिसीजन और जजमेंट का ना जो एक स्कोर कार्ड है उसको एनालाइज किया जा रहा है। अब तो रिटायरमेंट हो गया उनका टेन्योर लगभग 8 साल में काफी इंपैक्टफुल रहा और उन्होंने 93 जजमेंट लिखे जो उनके पिछले 4 जजेस से ना काफी ज्यादा हैं। कंबाइंड जजमेंट से काफी ज्यादा है। 4 जजेस के कंबाइंड जजमेंट लगा लीजिए और इनके अकेले की दी हुई जजमेंट लगा लीजिए, उससे काफी ज्यादा है। लेकिन लेगेसी का ना सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या उन्होंने अपने आइडियल्स के साथ स्टैंड लिया या फिर कॉम्प्रोमाइज किए? ये सवाल बना रहेगा। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि शुरुआत में बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने पर्सनल फ्रीडम को डिफेंड करने में काफी स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिए, जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स, राइट टू प्राइवेसी और जेंडर इक्वालिटी। इन शुरुआती डिसीजन की वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रेज मिला, स्पेशली जब उन्होंने LGBTQ+ और वीमेन राइट्स के इश्यूज को आगे आए जजमेंट दिया। डिंपल बस 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, ठीक। अब चंद्रचूड़ जी का जो टेन्योर है एक ऐसे समय पर था जब नरेंद्र मोदी सरकार ऑथोरिटेरियन और कम्युनिज्म के एक्यूजिशन फेस कर रही थी। ओपोजिशन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उनके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे थे। ये लिखते हैं कि मोदी एरा में वैसे भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। जुडिशियल सिस्टम के प्रेशर था कि वो सरकार के पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करे, लेकिन कई बार चंद्रचूड़ जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। इसी बीच ना कुछ बढ़िया जजमेंट दिए और कुछ कंट्रोवर्शियल भी दिए। बढ़िया जजमेंट में जैसे चंद्रचूड़ जी का लैंडमार्क जो जजमेंट था ना, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना, इस डिसीजन को ग्लोबली काफी ज्यादा प्रेज किया गया। LGBTQ+ के सपोर्ट में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करना और वीमेन राइट्स पर उनका स्टैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो उनके ड्यूबियस जजमेंट थे, जैसे लिखा इसमें साफ है कि अयोध्या डिस्प्यूट में उन्होंने काफी डिबेटेड डिसीजन दिए हैं। 2019 का राम मंदिर जजमेंट में उन्होंने कहा भी कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन इलीगल था, लेकिन फिर भी उन्होंने लैंड हिंदूज को एलोकेट कर दिया, जो क्रिटिक्स के लिए काफी सरप्राइजिंग था। इस आर्टिकल में यह भी लिखा है गवर्नमेंट के फेवर में कुछ जजमेंट दिए गए। ऐसा एक माहौल बना जैसे कि महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर डिस्प्यूट में चंद्रचूड़ जी के डिसीजन को गवर्नमेंट के पक्ष में गए, जो लोगों के जुडिशियल इंडिपेंडेंस के काफी अगेंस्ट समझा गया। आज चंद्रचूड़ जी को लेकर ना काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जैसे कि जब एक वीडियो वायरल हुआ था इनका, जिसमें चंद्रचूड़ जी को PM नरेंद्र मोदी के साथ रिलीजियस फंक्शन में देखा गया था। तब काफी लोगों ने कई सारे क्वेश्चन उठाए थे और कहा था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में ना एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को इनको नहीं लांघना चाहिए था। तो काफी डिबेट हुई, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया और लोगों ने काफी पसंद किया और लाखों लाख लोगों तक पहुंचा भी। वो काफी डिस्प्यूट रहा, क्रिटिसिज्म मिला उनको। उसके बाद बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट के कमेंट पर, जैसे कि मैं भगवान से सॉल्यूशन मांगता हूं, इस वाले स्टेटमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया, जहां क्रिटिक्स ने इसे फिल्मी और ड्रामेटिक कह दिया। लोगों का तो यहां तक मानना था कि जुडिशरी के लॉ प्रिंसिपल के बेस पे डिसीजन लेना चाहिए, ना कि फेथ के। डिबेटेड रहा, ट्विटर छाया रहा, शायद एक आध कमेंट तो आप लोगों ने भी किए होंगे, नहीं किए तो सोचा दिमाग में जरूर होगा। हाँ, टेक्नोलॉजिकल और जुडिशियल रिफॉर्म भी किए थे, जैसे डिजिटल इंडिया के दौर में चंद्रचूड़ ने कोर्ट के डिजिटाइजेशन और लाइव स्ट्रीमिंग को इंप्लीमेंट किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस पब्लिक को बहुत इजीली मिल गया। ये मूव काफी ना ज्यादा प्रोग्रेसिव था, क्योंकि इससे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और सिटीजन कोर्ट प्रोसीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन माना गया। जस्टिस एक्सेसिबल बनाना उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, जो फ्यूचर के जनरेशन के लिए एक लेगेसी बन सकता है। मास्टर ऑफ रोस्टर की कंट्रोवर्सी आपको याद है? मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नाते चंद्रचूड़ पर यह भी इल्जाम लगाया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ना बेल दिए हैं जो जुडिशियली प्रेसिडेंट के खिलाफ था। लोगों ने कहा कि उन्होंने बोला था कि बेल रूल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन में प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। वहीं चंद्रचूड़ जी ने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा था कि मैं शायद इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रोल्ड होने वाले जजेस में एक होने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका जो शोल्डर है ना वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, सबकी क्रिटिसिज्म झेल लेगा, कोई समस्या नहीं है, वो एक्सेप्ट करेंगे। अपने रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला कि मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैंने सिस्टम को बेटर छोड़ दिया है,
जितना मैंने इनहेरिट किया था। अगर लास्ट में बात करूं तो ये कह सकते हैं कि चंद्रचूड़ जी का जो टेन्योर था एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ता है। ऑन वन हैंड उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं जो इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाता है। ऑन द अदर हैंड, जो कि अखबारों में छपता है, कई सारे प्रीवियस जजेस ने, चीफ जस्टिस ने भी अपने कमेंट किए हैं, पब्लिक भी कमेंट कर रही है, कंट्रोवर्शियल जजमेंट और एग्जीक्यूटिव के साथ क्लोज रिलेशन से उनकी इंपैर्शियलिटी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। काफी क्रिटिक्स ने यहां तक बोल दिया कि उन्होंने अपने ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के टाइम पे जुडिशरी को स्ट्रांग नहीं किया, जो उनके करियर का एक बहुत बड़ा वीकेस्ट एस्पेक्ट समझा जा रहा है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो यह कहा जा सकता है डीवाई चंद्रचूड़ को हिस्ट्री एक मिक्स जजमेंट के साथ याद रखेगी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए तो और कुछ मूवमेंट्स के लिए जहां उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। उनका टेन्योर एक लेसन है, सबके लिए सबक है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव के बीच बैलेंस मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली एक डेमोक्रेसी के लिए। अब बात करता हूं विक्रांत मैसी की। इनकी एक फिल्म आने वाली है, काफी चर्चा में है, पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, इनके क्लिप्स काफी वायरल हो रहे हैं। तो मैं इनके क्लिप्स में गोधरा राइट्स में क्या था, वो इतने लोग मरे, उनके बारे में कौन जानता है, इन सब बातों में तब करूंगा जब मैं इनकी फिल्म देख के आ जाऊंगा। बारबी फिल्म स्टार विक्रांत मैसी की अगली रिलीज द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, देखा मैंने भी। जहां एक तरफ पॉलिटिकल मामलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की नजरें हैं, हमारी भी हैं। 2002 के गोधरा कांड पर आधारित ये फिल्म बनी हुई है। वही फिल्म के प्रमोशन में जुटे विक्रांत मैसी बयानों के लिए विवादों में आने लगे हैं। एक पॉडकास्ट पर विक्रांत ने अपने एक पुराने विवादित ट्वीट को लेकर सफाई दे दी है। जब विक्रांत को बताया गया कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये वही विक्रांत हैं जो कल तक सीता माता का मजाक उड़ा रहे थे और आज हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में उनके सीता जी वाले उस ट्वीट का जिक्र आ जाता है, वो ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जिस पर विक्रांत ने माफी तो मांगी थी, मगर 6 साल बाद जब उन्हें ये पता लगा कि स्टार बन गए हैं तब माफी मांगी उन्होंने। इसके बाद में विक्रांत ने यह कहा कि देखो, उनका जो ट्वीट था ना केवल एक प्रतिक्रिया थी, रिस्पॉन्स था, और उसको गलत भी माना उन्होंने। विक्रांत ने अपनी सफाई में यह भी कह दिया किसी भी तरह से सीता माँ की बेअदबी नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात मैंने एक रेप के संदर्भ में कही थी, एक भयानक विभत्स रेप के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक खास विचारधारा के लोग मामले के कथित आरोपियों के साथ खड़े थे, और ये 4 लोग नहीं थे, ये हजारों की तादाद थी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था जब विक्रांत से ये कहा गया कि क्या उन्हें नहीं लगता कि हिंदू देवी के जरिए अपनी बात कहना आसान है, अगर बात किसी और धर्म के जरिए कही जाती तो मामले काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात को वो मानते हैं और इससे वो सहमत भी हैं। विक्रांत मैसी बोला कि जो मैंने ट्वीट किया बैड टेस्ट में था, इसलिए मैंने माफी मांग ली। वो ट्वीट दोबारा निकाला गया और बहुत चर्चा हुई। मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि शायद वक्त आ गया है तुम्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है। दरअसल द साबरमती रिपोर्ट में विक्रांत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं जो गोधरा कांड की सच्चाई लोगों के सामने रखना चाहता है। अब फिल्म में उनके साथ राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी है। द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। हम भी कोशिश करेंगे जाकर हम इसको देखते हैं क्या चीज सामने निकल के आती है। अगर आप देखने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप रिव्यू के बाद देखने जाएंगे उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।